Uh, Let us start with business cycles. Now, in this chapter, I'm not going to discuss it line by line because some of them are they're self-explanatory. But what I'll be discussing is important ideas and concepts here. We've already done that in the class, so this is more of a revision for you guys. Just a minute. Please don't unmute yourself unless you have some question to ask. So I'm going to discuss the important ideas and concepts here. Let's look at how do you determine how a few metrics or how a few indicators move across during a business cycle. One of the important one is resource use fluctuation, right? कि भाई कुछ रिसोर्सेज से आप उनकी यूज, उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, उनकी इन्वेंट्री, उनकी जमावड़े से आपको समझ जाएगा कि इकोनॉमी किस बिजनेस साइकिल में है, राइट? बिजनेस साइकिल कहाँ पे है. एक इंपॉर्टेंट है उसमें आपका इन्वेंट्री टू सेल्स रेशियो. सो फॉर एग्जांपल कंपनीज क्या करती है कि कंपनीज एक स्पेसिफिक अमाउंट का प्रोडक्शन कर रही होती है. सो फॉर एग्जांपल कंपनीज की कैपेसिटी 100 है, राइट? और वो बेच भी 100 रही है, 100 को प्रोड्यूस कर रही है, 100 का सेल कर रही है, और नॉर्मली 20 की इन्वेंट्री वो रखती है, राइट? जब इकोनॉमी में स्लो डाउन होता है ऑब्वियसली सेल्स कम हो जाएंगे, बट प्रोड्यूसर को शायद ऐसा लगेगा कि वो कुछ टाइम तक अपनी पुरानी प्रोडक्शन रन रेट रखता है, और समझो सेल्स 80 हो गए तो धीरे धीरे क्या होगा, इन्वेंट्री बढ़ के 40 हो जाएगी, राइट? सो योर इन्वेंट्री टू सेल्स रेशियो विल काइंड ऑफ बम्प अप. इफ दिस एवरेज इज अराउंड 20 to 100, that's 20%, it will bump up to let's say 50% or 40% or something like that. Now that's an indicator of स्लो डाउन, बिकॉज ये होता है. अब उल्टा जाते हैं, जब हम ऑलरेडी स्लो डाउन में है तब उसके बाद तो प्रोड्यूसर ने अपनी प्रोडक्शन 70 कर दी, सेल्स भी 70 की थी, और इन्वेंट्री समझो 10 की रखता था वो, राइट? अब क्या होगा कि सेल्स बढ़े जा रहे हैं बिकॉज देयर इज एन अपटिक इन द इकोनॉमी. सेल्स बढ़ के 80-90 हो गए हैं, बट ये प्रोडक्शन बढ़ाने में उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज ऑलरेडी उसके पास कुछ एक्यूमुलेटेड इन्वेंट्री पड़ी होगी. पहले ये इन्वेंट्री यूटिलाइज हो जाएगी, राइट? और फिर वो प्रोडक्शन बढ़ाएगा. तो नॉर्मली क्या होगा, आपका इन्वेंट्री टू सेल्स रेशियो घटेगा व्हेन इकोनॉमी इज कमिंग आउट ऑफ अ slump. So this becomes like a I don't know what to do with the voice thing. Is it breaking for all? Is my voice breaking for all? Shubham, check if you are at Zoom, check the other connections that you have, right? Now this normally this is what happens with your inventory to sales ratio. So this is given when you are at expansion phase and you're entering slowdown, your inventory to sales ratio will be above normal levels. When you are in almost a trough, right, and you're coming out of it, your inventory to sales ratio will start looking lower. Please mute yourself. For people who've joined a little late, in this chapter we've already discussed this chapter before, but what I'm doing is I'm doing the important concepts. जहाँ पे concepts है, जहाँ पे एकदम normal कुछ नहीं है, plain theory type या plain very easy पढ़ के आप समझ सकते हो, वो मैं discuss नहीं कर रहा हूँ, because if I go line by line it will take a lot of time, right? Moreover, ये तो हो गया as far as inventory to sales ratio is concerned. और एक चीज जो होती है is adjusting your production levels. अब होता क्या है, जब स्लो डाउन आता है तो कंपनीज इमीडिएटली लेबर फोर्स को फायर नहीं करती, राइट? कंपनीज इमीडिएटली लेबर फोर्स को फायर नहीं करती बिकॉज उसके बहुत कॉस्ट अटैच होते हैं, आपको सीवरेंस पे देना पड़ता है और मोरल भी डाउन हो जाता है एम्प्लॉइज का वगैरह वगैरह. बट अगर प्रोलॉन्ग स्लो डाउन रहेगा तो फिर कंपनीज उनको फायर करेगी. सिमिलरली मशीनरी वगैरह है, प्लांट वगैरह है, अगर इमीडिएट स्लो डाउन आता है तो आप प्रोडक्शन कम कर देते हैं, बट प्लांट को बेचते या कम मशीन को बेचते नहीं है. अगर वो बहुत टाइम तक
आइडल पड़ा है कोई एक प्लांट, तो फिर आप वो बंद करके बेच देंगे, राइट? So labor and physical capital has some amount of stickiness as far as changes are concerned to changes in demand. Similarly, उल्टा अगर हम देखें, अगर आप स्लो डाउन में है और आपके पास लेबर जितना छोटा अभी श्रिंक किया हुआ लेबर पड़ा है, श्रिंक किया हुआ वर्कफोर्स पड़ा है, और अचानक से डिमांड अब बढ़े जा रही है, तो आप इमीडिएटली लोगों को हायर नहीं करोगे। जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनसे ज्यादा काम करवाओगे, जो एग्जिस्टिंग मशीनरी है उससे आप ज्यादा काम करवाओगे, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नॉर्मल हो जाएगी, और उसके बाद आप एक्सपेंशन करोगे या नए लोगों को हायर करोगे। So normally what happens with labor force and physical capital, and when I talk about physical capital in here, when I talk about all these macroeconomic insights, when I talk about physical capital, I'm referring, or capital, I'm referring to not only the capital in accounting sense, I'm also referring to capital, जो physical capital, okay, plant, machinery, and all of those. So there is always some kind of lag. Let's come down to the housing sector, right? हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से रिसोर्स यूज मूव करता है, हाउसिंग सेक्टर एक्टिविटी मूव करती है, एक्सटर्नल ट्रेड एक्टिविटी मूव करती है, जैसे जैसे बिजनेस साइकिल मूव होती है। हमने रिसोर्स यूज में हमने इन्वेंट्री टू सेल्स देख लिया, हमने लेबर देख लिया, हमने कैपिटल देख लिया, राइट? लेट्स कम डाउन टू हाउसिंग सेक्टर। अब होता क्या है, although housing sector is a small part of the economy related to overall consumer spending, cyclical swings in the housing sector are इतने ज्यादा होते हैं कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को पे ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं देन अदर फैक्टर्स। बिकॉज होता क्या है कि वो जो बाकी का हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है, जैसे आपका ग्रोसरी वगैरह वगैरह, उसमें इतना फ्लक्चुएशन नहीं होता है। बट जब कोविड का पैंडेमिक आता है, तो अगर आप नया घर लेने वाले थे तो मोस्टली आप शायद पोस्टपोन कर दोगे, बिकॉज आपको ये नहीं पता मेरा जॉब रहेगा कि नहीं, राइट? सो जो हाउसिंग सेक्टर में स्विंग होता है वो बहुत ज्यादा होता है बेस्ड ऑन द बिजनेस साइकिल। अब इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स जो हाउसिंग सेक्टर को इम्पैक्ट करते हैं वो है मॉर्गेज रेट्स। ऑब्वियसली most of the houses that are bought on home loans, or a certain part of the money is through a home loan. So जितना कम रेट होगा उतनी ज्यादा इंक्रीज्ड बाइंग और कंस्ट्रक्शन होती है, जितनी ज्यादा होगी उतनी कम एक्टिविटी होगी। हाउसिंग कॉस्ट रिलेटेड टू इनकम, एक एवरेज पर्सन की इनकम का कितना टाइम्स है एक एवरेज घर, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अगर आप जर्मनी वगैरह में रह रहे हो तो वहां पे I mean, the proportion of your income in buying a house will be very less. You know, आप 4 साल का आपके इनकम में आप घर खरीद, मुंबई में रह रहे हो बहुत ज्यादा होगा। So basically that also matters. जितना कम होगा हाउसिंग कॉस्ट रिलेटेड टू इनकम, उतनी ज्यादा हाउसिंग एक्टिविटी बढ़ेगी। दिस ऑल्सो रिलेट्स टू अफोर्डेबिलिटी, राइट? देन स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी, अगर लोगों को लगता है बूम चल रहा है, लोगों को लगता है कि भाव बढ़ते जाएंगे, घर के भाव बढ़ते जाएंगे, प्राइसेस बढ़ते जाएंगे, तो वो ज्यादा घर खरीदेंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, राइट? इन्वेस्टर ज्यादा घर लेंगे, तो ऑब्वियसली इसकी वजह से ज्यादा डिमांड होगी, राइट? इसकी वजह से ज्यादा एक्टिविटी होगी। बट इससे और भी क्या हो सकता है कि एक्सेस इन्वेंट्री, एक्सेस बिल्टअप हो सकता है, राइट? और वो आगे जाके अगेन will reverse the cycle or will lead to reversal of cycle. Demographic factors, बहुत यंग पॉपुलेशन है तो शायद हाउसिंग डिमांड ज्यादा होगी, बिकॉज लोग चाहेंगे कि हम अपनी जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिलीज वगैरह में आए, राइट? आपको सिर्फ इन सब फैक्टर्स का क्या इम्पैक्ट होता है वो जानना है। यहाँ पे सिर्फ यही है, बिकॉज आप एज एन एनालिस्ट दिस एग्जाम इज मोर कंसर्न्ड अबाउट ये होगा तो उससे क्या होता है, वो होगा तो इससे क्या होता है, दैट काइंड ऑफ अ पर्सपेक्टिव है। लेट्स कम डाउन टू एक्सटर्नल ट्रेड एक्टिविटी। ऑब्वियसली क्या होता है कि जब आपकी डोमेस्टिक ग्रोथ ज्यादा होती है, मैं ये पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं आपको जिस्ट बता रहा हूँ, राइट? जब आपकी डोमेस्टिक ग्रोथ ज्यादा होती है तो हमने पहले भी देखा था x माइनस एम इज इक्वल टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस your investments minus whatever your domestic savings and all. So the idea again here is that जब आपकी जीडीपी ज्यादा ग्रो हो रही है तो दो चीजें हो जाती है, आप में ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट ज्यादा चल रहे हैं और कंज्यूमर्स भी ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। इससे होता क्या है कि आपके इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, राइट? आपके इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं रिलेटेड टू एक्सपोर्ट्स, राइट? सिमिलरली अगर बाहर के देशों में ज्यादा जीडीपी ग्रोथ हो रही है और वहां की इनकम ज्यादा बढ़ रही है तो आपके एक्सपोर्ट्स ज्यादा बढ़ेंगे, राइट? आपके ज्यादा, और शायद इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, वो खुद इतना ज्यादा कंज्यूम कर रहे होंगे। तो ये एक होता है as far as external trade with GDP is concerned. I'm not reading this. I would expect you guys to read it, and it's fairly easy, right? फिर आ जाते हैं हम theories of business cycle. ये questionable material है, यहाँ से आता है। I would want you to just scribble some notes in your Shwezer बाजू में, just the main thing, right? Now,
When we studied aggregate demand and aggregate supply, I told you एक potential GDP करके कुछ होता है जिसको हम बोलते हैं long run aggregate supply. वो capacity होती है, structural capacity होती है किसी भी economy की to produce goods and services. हमने एक बहुत basic example लिया था कि एक economy में 100 apples बन सकते हैं, right? Assume करें और कुछ नहीं बनाते, वो सिर्फ 100 apple बनाते हैं, right? तो 100 apple उनकी long run aggregate supply है, उतना वो बना सकते हैं. नाउ अब धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी और लेबर आएगा तो शायद वो बढ़ेगा, बट जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है वो कुछ बहुत ज्यादा इमीडिएट शॉर्ट रन में फ्लक्चुएट नहीं होता है. बट आप बोलोगे सर बिजनेस साइकिल्स तो होती है, वो होती है बिकॉज आपकी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई फ्लक्चुएट होती है, राइट? तो अब देखते हैं कि देयर आर डिफरेंट स्कूल्स मतलब अलग अलग ग्रुप है, अलग अलग थॉट प्रोसेस की ग्रुप्स है इकोनॉमिक्स में, जो अलग अलग रीजन देते हैं कि भाई ये बिजनेस साइकिल होती क्यों है. और ये डिबेटेबल है क्योंकि एक ग्रुप को दूसरा ग्रुप पसंद नहीं है. हमारे क्लासरूम से लेके स्कूल से लेके ऑफिस में ग्रुपिज्म तो हमेशा चलता ही है, इकोनॉमिक्स में भी ग्रुपिज्म बहुत चलता है. तो चलो देखते हैं एक एक ग्रुप का क्या कहना है. सबसे पहले देखते हैं नियो क्लासिकल स्कूल. तो ये नियो क्लासिकल स्कूल क्या बोलती है कि भाई जो भी शिफ्ट होता है ना एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई में, वो प्राइमरीली टेक्नोलॉजी की वजह से होता है, विच इज गिवन हियर, राइट? जो प्राइमरीली जो होता है वो सेकेंड ये लैग से क्यों चलता है. देखिए न्यू ईयर्स ईव पे सिर्फ 6 लोग आए हैं, राइट? सो बिलीव करते हैं कि भाई शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई जो होता है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी से ड्रिवन होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, जैसे प्रोडक्टिविटी हमारी टेक्नोलॉजी से डिसाइड की जाती है. और इकोनॉमी की एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कि वो फिर से जाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. व्हाट इज योर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम? दैट इज बेसिकली रीचिंग योर पोटेंशियल जीडीपी और योर लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, राइट? अब होता क्या है, जब रिसेशन आता है एक डाउनवर्ड प्रेशर होता है आपकी मनी वेज रेट पे, राइट? लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं तो कम सैलरी में भी काम करने को ओपन होते हैं. ओवर एम्प्लॉयमेंट होता है तो अपवर्ड प्रेशर आ जाता है आपकी मनी वेज रेट पे. अब लोगों के पास बहुत काम है, काम ज्यादा है, लोग कम है, तो ऑब्वियसली वेज रेट बढ़ जाएगी. इस वजह से क्या हो जाता है, आपके टेम्पररी डिविएशन हो जाता है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में, और इस वजह से आपकी साइकिल्स आ जाती है, आपकी बिजनेस साइकिल्स बन जाती है, राइट? तो इनका क्या कहना है कि नॉर्मली होगा क्या कि बिकॉज ये जो वेज रेट है ये इक्विलिब्रियम की तरफ पुश करती है, राइट? इक्विलिब्रियम की तरफ पुश करती है, एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है, राइट? और नॉर्मली इकोनॉमी चुपचाप अपने लॉन्ग रन पोटेंशियल की तरफ आ जाती है. अगर ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा है तो फिर से एम्प्लॉयमेंट गिर के वो फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ आएगी, और फुल एम्प्लॉयमेंट से कम है, देयर इज अ गैप, देन अगेन एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और वो लॉन्ग रन की तरफ आएगी. बट 1930s में जब ग्रेट डिप्रेशन देखा गया, जब जीडीपी में बहुत ही ड्रास्टिक फॉल हुआ था, ये देखा गया कि ये जो एडजस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं फटाफट हुआ नहीं, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी अपने पोटेंशियल से नीचे काम कर रही थी और बहुत लंबे समय तक काम कर रही थी, और वो वापस आ ही नहीं रही थी, राइट? तो ये जो स्लो डाउन था, ये बिजनेस साइकिल था, ये बहुत ज्यादा सीवियर हो गया और बहुत ज्यादा देर तक चला. तो ये आपका जो नियो क्लासिकल स्कूल है ये ठीक से समझा नहीं पाया कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है. तब आए हमारे एक बहुत ही फ्लैम्बोयंट कैरेक्टर जिनका नाम है JMK और जॉन मेनार्ड केन्स, राइट? उन्होंने बोला कि भाई आप जो बोल रहे हो ना वो ठीक है, बट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिस वजह से सीवियरिटी या रिसेशन की या बूम की ज्यादा हो सकती है. ही सेज जो एग्रीगेट डिमांड में चेंज होता है ना, बिकॉज लोगों का एक्सपेक्टेशंस बदल जाते हैं, वो प्राइमरी रीजन है बिजनेस साइकिल का, राइट? जो एग्रीगेट डिमांड में बदलाव आ रहा है बिकॉज लोगों के एक्सपेक्टेशंस बदल जा रहे हैं. ही गेव अ टर्म कॉल्ड एज द एनिमल स्पिरिट्स. You must, if you read newspapers, op-eds, economics related या कहीं पे भी, तो you would have come across this word animal spirits. होता क्या है, जब तेजी का दौर होता है तो सब खुश होते हैं, सब ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, थोड़ा लालच होता है XYZ, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो जाता है. जब ज्यादा स्लो डाउन होता है तो ये एनिमल स्पिरिट बहुत डाउन होती है, लोग इन्वेस्ट कम कर रहे होते हैं XYZ, लोगों को पेसिमिज्म बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से स्लो डाउन रहता है. तो अगर आपको इकोनॉमी को बम्प अप करना है
तो आपको इस एनिमल स्पिरिट को एड्रेस करना पड़ेगा, लोगों के कॉन्फिडेंस को फिर से लाना पड़ेगा, राइट। तो क्या हो जाता है जब आप खुश हो, राइट, ऑप्टिमिज्म ज्यादा है, ओवर इन्वेस्ट कर जाओगे, ओवर प्रोड्यूस कर जाओगे, राइट, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो फ्यूचर ग्रोथ में पोटेंशियल जीडीपी के, और इस वजह से आगे जाके स्लो डाउन आएगा। बट अगर आप बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक हो, फियरफुल हो फ्यूचर ग्रोथ में, तो फिर आप कम इन्वेस्ट करोगे, अंडर प्रोड्यूस करोगे, और आगे जाके दैट विल सो द सीड्स ऑफ अ बूम, बिकॉज ऑब्वियसली there will be less over capacity and stuff like that. But yeah, the basic idea of Keynesian school that you need to remember is it is the aggregate demand में changes happening due to change in expectations. Aggregate demand में changes happening due to changes in expectations of the people, right? उन्होंने और एक चीज आर्ग्यू की थी केन्स ने कि भाई वेजेस जो होती है ना वो डाउनवर्ड स्टिकी होती है। आप जो बोल रहे हो ना वो इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं होती, राइट। अगर आपकी वेजेस कम हो गई है, राइट, शॉर्ट रन सप्लाई में, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपका इकोनॉमी फटाफट फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएगा, ऐसा होता नहीं है। इसलिए केन्स ने एक स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन दिया था जिसको हम केनीशियन इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। अगर अखबार वगैरह ज्यादा पढ़ते हो या थोड़ा भी पढ़ते हो तो आपने ये टर्म देखी होगी। इसका मतलब ये होता है कि वो बोलते हैं कि भाई ये जो हमारा था ना C + I + G + X - M, ये डाउन है, राइट, ये भी डाउन है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, ये अपने हिसाब से चलता है। तो इसको जो है ना, इसको उठाना चाहिए, वेट, भार, राइट, ताकि वो डिमांड को पुश कर सके। सरकार को ज्यादा खर्चा करना चाहिए ताकि एग्रीगेट डिमांड बढ़े और एनिमल स्पिरिट्स फिर से आ जाए, राइट। फिर हम आते हैं न्यू केनीशियन स्कूल की तरफ। ये न्यू केनीशियन क्या बोलता है? ये बोलता है कि सिर्फ लेबर डाउनवर्ड स्टिकी नहीं है सर, सब कुछ डाउनवर्ड स्टिकी है। अदर प्रोडक्टिव इनपुट जैसे कैपिटल, जैसे टेक्नोलॉजी, ये सब भी डाउनवर्ड स्टिकी है, और ये सब बैरियर होता है रेस्टोरेशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की तरफ। फिर हमारा आ जाता है मॉनेटरी स्कूल, सर मिल्टन फ्रीडमैन, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनकी मॉनेटरी स्कूल की एक फंडा क्या था? मनी इनटू वेलोसिटी इक्वल टू प्राइस इनटू द रियल आउटपुट, राइट। ये जो था आपको अगर याद होगा तो ये मॉनेटरी स्कूल की था, राइट। ये बोलता है कि भाई जीडीपी है, तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट, ये तो ज्यादा आपके हाथ में नहीं चेंज होता, ये भी ज्यादा, तो क्या बदलता है ये और ये। तो मॉनेटरी स्कूल वालों का क्या कहना है? एज द नेम सजेस्ट, मॉनेटरी स्कूल led by these all schools were led by some economist, and then later other economist was Milton Friedman. शिकागो स्कूल, इसको शिकागो स्कूल भी बोलते हैं, राइट। तो इनका क्या कहना है कि ये जो शॉर्ट रन में जो एग्रीगेट डिमांड का वेरिएशन होता है जिसकी वजह से बिजनेस साइकिल्स होती है, ये होती है बिकॉज आपके मनी सप्लाई के ग्रोथ रेट में चेंजेस होती है, और आपके जो मॉनेटरी अथॉरिटीज है वो ठीक से कुछ कर नहीं पाते, ठीक से उन्होंने बढ़ाया। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरी आउटपुट 10% ग्रो कर रही है, राइट, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मेरी प्राइसेस ऑल्सो कि मैं, सेंट्रल बैंक की सही हम 10% के साथ ठीक है, और मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है समझो, राइट, तो मेरी मनी सप्लाई भी 10% से बढ़नी चाहिए। द सेंट्रल बैंक शुड इंक्रीज, बट 10.10 और समथिंग अबव दैट बढ़नी चाहिए। बट अगर सेंट्रल बैंक उस प्रपोर्शन में बढ़ाती नहीं है तो फिर भाई स्लो डाउन होने का चांस है, राइट। सो इनका कहना क्या है कि शॉर्ट रन एग्रीगेट डिमांड दो इन्फ्लुएंस होती है बाय चेंजेस इन मनी सप्लाई, और ये मनी सप्लाई अगर ठीक से नहीं संभाली सेंट्रल बैंक ने तो फिर शॉर्ट रन बिजनेस साइकिल होगी, एग्रीगेट डिमांड अफेक्ट हो जाएगा शॉर्ट रन में, जिसकी वजह से बिजनेस साइकिल पैदा होगी, राइट। उनका ये भी मानना है कि रिसेशन जो होता है वो या तो एक्सटर्नल शॉक से होता है या इनअप्रोप्रिएट डिक्रीज इन मनी सप्लाई से होता है। दैट सजेस्ट दैट अगर आपको एग्रीगेट डिमांड स्टेबल रखनी है और ग्रोइंग रखनी है तो स्टेडी और सेंट्रल बैंक ने स्टेडी और प्रेडिक्टेबल सप्लाई, मनी सप्लाई में बढ़ोतरी करनी चाहिए, विच आई हैव मेंशन्ड यहाँ पे, एम शुड इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली, राइट। फिर आ जाते हैं हमारे ऑस्ट्रियन स्कूल की तरफ। ये बोलते हैं कि भाई, इनका कहना है कि भाई ये जो बिजनेस साइकिल है ना, सब यही बोले ना, सबके अपने अपने विचार है, बिजनेस साइकिल कैसे बनती है शॉर्ट रन और कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं। ये बोलते हैं कि भाई गवर्नमेंट इंटरवेंशन से होता है इकोनॉमी में, राइट। वो बोलते हैं कि भाई पॉलिसी मेकर जानबूझ के इंटरेस्ट रेट्स को आर्टिफिशियली लो कर देते हैं, तो फर्म्स क्या करती है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर देती है लॉन्ग टर्म में और स्पेक्युलेटिव हो जाती है और ओवर कैपेसिटी आ जाती है। इस वजह से फिर बाद में जाके कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड द साइकिल जस्ट कीप्स ऑन हैपनिंग लाइक दैट।
फिर आ जाते हैं हम न्यू स्कूल की तरफ, न्यू क्लासिकल, सॉरी नॉट न्यू स्कूल, न्यू क्लासिकल की तरफ। इनका क्या कहना है, इन्होंने एक आइडिया लाई थी रियल बिजनेस साइकिल थियरी करके, RBC, जो जो बोलते कि जो इंपॉर्टेंस देती है जो रियल इकोनॉमिक वेरिएबल जैसे कि चेंजेस इन टेक्नोलॉजी और एक्सटर्नल शॉक से, एज अपोज टू मॉनेटरी पॉलिसी वेरिएबल्स, जो मॉनेटरी स्कूल वाले बोलते हैं। ये बोलते हैं कि मनी सप्लाई की चेंजेस की वजह से नहीं, बट एक्सटर्नल शॉक्स और चेंजेस, टेक्नोलॉजी की चेंजेस की वजह से बिजनेस साइकिल्स होती है। वो यूटिलिटी थ्योरी की बात करते हैं, राइट। उनका कहना है कि इंडिविजुअल्स और फर्म्स एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। नाउ उनका ये कहना है कि पॉलिसी मेकर्स को कोशिश नहीं करनी चाहिए बिजनेस साइकिल्स को इधर उधर करने की या बिजनेस साइकिल्स को काउंटरैक्ट करने की, बिकॉज ये जरूरी होते हैं और ये मार्केट का ही रिस्पॉन्स होता है टू एक्सटर्नल शॉक्स, राइट। सो सम फॉर एग्जांपल एक एक्सटर्नल शॉक आया कि बाहर, समझो बाहर से वी इंपोर्ट, लेट्स से वी इंपोर्ट लॉट ऑफ शुगर, अ कंट्री इंपोर्ट्स लॉट ऑफ शुगर, बाहर कुछ हो गया, शुगर का प्रोडक्शन जिस कंट्री में, ब्राजील में ज्यादा होता था, वहां बाढ़ आ गई, व्हाटएवर, तो ऑब्वियसली शुगर के प्राइसेस बढ़ेंगे। अब वो बोलता है कि गवर्नमेंट शुडंट इंटरवीन, गवर्नमेंट शुडंट इंटरवीन, प्राइसेस देश में जब बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान और बाहर दोनों जगह प्रोडक्शन बाद में फ्यूचर में बढ़ेगा, तो मार्केट का ही रिस्पॉन्स होता है, इसमें गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए। एनी डाउट्स? लेट्स गो इट। मैं इसमें नहीं जा रहा हूं फ्रिक्शनल, मैं आपको एक मोटा मोटा बता देता हूं। फ्रिक्शनल मतलब आप पहले एक फैक्ट्री में काम करते थे, वर्कर थे टेक्सटाइल फैक्ट्री में, बट अब वो टेक्सटाइल के जॉब्स रहे नहीं क्योंकि दे आर गोइंग टू लो कॉस्ट डेस्टिनेशंस, और आईटी के जॉब्स है। तो 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 आपको फिर कुछ टाइम लगेगा आईटी रिलेटेड काम सीख के उसमें देने के लिए, तो इन बिटवीन आपके पास वो स्किल सेट ही नहीं है जॉब के लिए, तो उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। देयर इज अ फ्रिक्शन, जॉब है सामने बट मेरे पास स्किल सेट नहीं है। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो लॉन्ग रन चेंजेस इन इकोनॉमी की वजह से होता है, जहां पे आप कुछ जॉब्स को, राइट, बाकी फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट का सीन है कि कुछ टाइम में आप वो मूव इन कर दोगे। स्ट्रक्चरल मतलब आप पॉसिबल ही नहीं है कि आप वो कर पाओगे, राइट। मतलब फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्सटाइल में काम करते थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जॉब्स है, कैसे करोगे यार, बहुत मुश्किल है 50 साल की उम्र में नया स्किल सेट सीखना। फिर तीसरा है सिक्लिकल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। आप मनाली में रहते हो तो जब टूरिस्ट सीजन होता है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, और जब स्लैक सीजन आता है तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। दैट इज योर सिक्लिकल एम्प्लॉयमेंट, साइकिल के ऊपर होता है, फार्मिंग में होता है, हार्वेस्ट के वक्त जॉब्स की रिक्वायरमेंट होती है, बाद में नहीं होती। I'm not discussing participation ratio, unemployment, labor force, because I would expect you guys to read it and do it. It's very, very easy. We've already discussed this before. So, and actually we've discussed this entire chapter before, but I'm only discussing the important points here. फिर देखते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं कि किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट एक लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग इंडिकेटर मतलब वो इंडिकेटर जो थोड़ा धीरे धीरे आता है, राइट। स्लो डाउन ऑलरेडी हो गया है, बट ये इंडिकेटर धीरे धीरे आपको बताता है कि स्लो डाउन हो रहा है, राइट। एज द नेम सजेस्ट, लैगिंग, लैग, इट कम्स अप, इट कम्स विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लैग, राइट। तो होता क्या है कि जब बहुत स्लो डाउन होता है, लोगों के जॉब्स चले जाते हैं, वो जॉब्स ढूंढ रहे, उनको नहीं मिलता, तो वो हो जाते हैं डिस्करेज्ड, और वो जॉब ढूंढना ही बंद कर देते हैं, राइट। तो इससे हमको लगेगा कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट गई है, राइट। बट जब वापस इकोनॉमी में अपटिक आता है, वो देखते हैं कि भाई मेरे इस दोस्त को जॉब मिल रहा है, मेरे उस दोस्त को जॉब मिल रहा है, तो वो शायद फिर से जॉब हंट शुरू कर देते हैं, फिर से लेबर फोर्स में आ जाते हैं, तो वो फिर से अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ जाता है, बट एक्चुअल में जॉब ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं। तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर है वो गिरते गिरते थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इज अ लैगिंग इंडिकेटर। सिमिलरली बिजनेसेस के साथ भी होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जब स्लो डाउन आता है तो बिजनेसेस इमीडिएटली अपने वर्कर्स को फायर नहीं करते, अपनी मशीनरी या अपनी फैक्ट्रीज बंद नहीं करते, बट फिर से जब अपटिक आता है, राइट, तो वो इमीडिएटली हायर नहीं करते, उनको ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, तो अपने जो वर्कर्स है
उनसे ओवर टाइम करवाएंगे, जो मशीन से उनसे अच्छे से यूटिलाइजेशन करवाएंगे. सो अगेन वो इन्वेस्टमेंट्स एंड वो सब भी एक लैगिंग इंडिकेटर की तरह आ जाता है, वो भी वर्कर्स को हायर करने में लैग करते हैं. तो एक तो वो डिस्करेज वाला फैक्टर है, दूसरा यहाँ पे कंपनीज भी धीरे धीरे हायर करेगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट माइट नॉट, इट्स मोर ऑफ अ लैगिंग इंडिकेटर, इट्स नॉट अ लीडिंग इंडिकेटर, राइट. फिर आ जाता है इन्फ्लेशन की तरफ, महंगाई, राइट. इन्फ्लेशन मतलब नॉर्मल महंगाई, सस्टेन पीरियड, सस्टेन. हाइपर इन्फ्लेशन मतलब भयंकर महंगाई. डिसइन्फ्लेशन मतलब स्लोइंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन. और डिफ्लेशन मतलब रेट्स गिर जाना, राइट. मैं इस सब में नहीं जा रहा हूं, आई वुड एक्सपेक्ट यू गाइस टू रीड इट. अब हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं कि हमारे आज कौन कौन आए क्लास में? तो 6 लोग हैं क्लास में आज. तो ये 6 लोगों ने क्या किया कि सबसे मिले जुले एक कॉमन बास्केट बना लिया कि आप इतना इतना ये चीज कंज्यूम करते हो, आप इतना फूड पे कंज्यूम करते हो, इतना पेट्रोलियम पे, इतना ब्ला ब्ला ब्ला, इतना मोबाइल डेटा, व्हाटएवर एक्स वाई जेड, और एक बास्केट बना ली, राइट. सॉरी. फिर हम उस बास्केट ऑफ गुड्स की प्राइसेस कितनी बढ़ रही है, उससे हम कंज्यूमर इन्फ्लेशन गेज करते हैं, उससे हम कंज्यूमर इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, राइट. ये मोटा मोटा तरीका है इन्फ्लेशन को मेजर करने का. हमको जानना है कि नॉर्मल कंज्यूमर के लिए महंगाई कितनी बढ़ गई है, तो कैसे कैलकुलेट होता है. अब उसमें एक प्रॉब्लम क्या होती है कि हम एक बेस पीरियड ले लेते हैं. हम बोलते हैं कि भाई 2017 प्रॉपर सादा ईयर था, उसमें कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई थी, तो वो हमारा बेस ईयर ले लेंगे. और हम चेक करेंगे कि ये बास्केट के भाव क्या थे, ये टोटल बास्केट की कॉस्टिंग 2017 में क्या थी, 2020 में क्या है, और फिर हम उसका परसेंटेज निकाल के हम इन्फ्लेशन गेज कर देते हैं, राइट. सो हाउ डू यू कैलकुलेट कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन गिवन हियर? कॉस्ट ऑफ बास्केट एट करंट प्राइसेस 2020 के, कॉस्ट ऑफ प्राइस एट बेस पीरियड 2017 के into 100. So again, you'll have to adjust that for the year का compounding thing. I'm not going into that, but yeah, I hope you get how it is calculated. फिर उसमें और भी चीजें होती है, और भी दूसरे मैट्रिक्स होते हैं. ये तो हो गया कंज्यूमर लेवल पे. फिर हमको ये भी जानना होता है कि भाई अब एक जीडीपी डिफ्लेटर, बिफोर आई गो टू पीपीआई, एक जीडीपी डिफ्लेटर होता है. जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है कि भाई हम जब जीडीपी इकोनॉमी की, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन एग्रीगेट वाला 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 चैप्टर, बट जब हम जीडीपी की बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि भाई ये टोटल गुड्स एंड सर्विसेज है, इसकी इसकी वैल्यू इतनी थी. नेक्स्ट ईयर जीडीपी ग्रू बाय 7%. अगर नॉमिनल टर्म्स में हम बात कर रहे हैं तो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज क्वांटिटी वाइज कितने बढ़े, राइट, दैट विल बी रियल. और उसके ऊपर भाव कितना बढ़ा एक का, राइट, दैट वो महंगाई, दोनों को ऐड करेंगे तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ होता है. जब हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं 6%, 7%, 8%, व्हाटएवर, दैट इज रियल नंबर, राइट. तो इस बीच अगर मैं इनका एक फ्रैक्शन निकालूं, राइट, कि भाई 2018-19 में कितना था, बेस ईयर के सामने कितना बढ़ा, तो उसको बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर. ये भी यूज किया जा सकता है to measure inflation. I hope you know GDP deflator. We have discussed that in detail in the previous chapters. फिर आ जाता है आपका प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स. यहाँ पे हमने जो बास्केट बनाया वो कंज्यूमर का था. हम फिर क्या करते हैं, जो कंपनीज, जो प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज है, वो उनको क्या क्या चाहिए, उनको शायद क्रूड ऑयल चाहिए होता होगा, उनको एल्यूमिनियम, सीमेंट, स्टील, ब्ला ब्ला ब्ला, उस तरीका का एक इंडिकेटर, रिप्रेजेंटेटिव इंडिकेटर बनाते हैं. और फिर हम देखते हैं उसकी भाव कितनी ऊपर नीचे जा रही है. हिंदुस्तान में हम उसको WPI कॉमनली बोलते हैं, और कहाँ कहाँ पे उसको प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, राइट. इससे हमको पता चलता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है इकोनॉमी का, उसके लिए प्राइसेस कितने बढ़े या घटे हैं. फिर होता है कंसेप्ट, होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन का. अब ये हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? हेडलाइन जो नॉर्मल आपका CPI आ गया. कोर में हम क्या करते हैं, हम निकाल देते हैं फूड और एनर्जी, क्योंकि जो फूड और एनर्जी है, सब्जियों के भाव, पेट्रोल के भाव, ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं. तो हम इसको निकाल के देखना चाहते हैं कि एक्चुअली में बाकी चीजों के रेट कितने बढ़े या घटे. उसको हम कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं. ये अगेन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप बहुत बारी ये सब देखते होंगे, ये टर्म्स के अक्रॉस आते होंगे. फिर अगेन फिर आ जाता है ये बात कि भाई किस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है और उसकी लिमिटेशंस और वगैरह क्या क्या है, राइट. ऐसा कहा जाता है, हमने जो अभी फॉर्मूला देखा इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने का, उसको लास्पेरेस इंडेक्स कहते हैं, राइट. जहाँ पे जो बास्केट है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो कांस्टेंट है. वहां पे समझो आप एनर्जी पे 20% स्पेंड कर रहे थे बास्केट में, तो यहाँ पे भी 20% आप स्पेंड करोगे, राइट. बट और सबसे ज्यादा कंट्रीज यही मेथड यूज
करते हैं। बट ऐसा देखा गया है कि इस मेथड में क्या हो जाता है कि कंज्यूमर प्राइसेस जो होती है ना वो थोड़ी अपवर्ड बायस्ड होती है। अपवर्ड बायस मतलब जितनी है उससे थोड़ी सी ज्यादा आती है हमको। क्यों? उसके फैक्टर्स क्या क्या है? 3 फैक्टर्स बताए गए हैं। एक तो न्यू गुड्स। नॉर्मली होता क्या है कि हम नई नई चीजें यूज करना चाहते हैं, राइट? तो जो हम 2016-15 में यूज कर रहे थे वो बदल जाएगा, राइट? तो हम नई चीजें लेंगे हमारे बास्केट में और पुरानी निकाल देंगे। नई चीजें नॉर्मली जब आती है वो थोड़ी महंगी होती है, फिर उनका कॉस्ट कम होता है। इस वजह से राइट, दिस माइट कॉस्ट, फिर हम उसको बास्केट में निकाल के नई चीजों को डालते हैं, तो इसकी वजह से हमारे बास्केट इज लिटिल अपवर्ड बायस्ड। फिर क्वालिटी चेंजेस होती है, राइट? अगर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है, राइट, और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ रही है, तो हमारा बास्केट तो बोलेगा कि भाई भाव बढ़ गया, बट एक्चुअल में भाव क्वालिटी की वजह से बढ़ा है, राइट? इन्फ्लेशन की वजह से नहीं बढ़ा है, राइट? फिर सब्सटीट्यूशन आ जाता है, राइट? और एक इन्फ्लेशन फ्री इकोनॉमी में, even inflation free economy में prices of relative goods change all the time, right? तो अगर कंज्यूमर को दूसरी चीज सस्ते में मिल रही है, उसकी सब्स्टिट्यूट जो वो यूज कर रहे हैं, तो वो उसको खरीदेंगे और महंगी चीज को कम खरीदेंगे। बट हमारे लास्पेरास की जो इंडेक्स है, वो तो बास्केट जो डिसाइड की गई है वो तो ऑलमोस्ट फिक्स्ड है। इस वजह से उसमें वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, इसलिए उसके हिसाब से जो आप कैलकुलेट कर रहे हो वो लिटिल अपवर्ड बायस्ड होगा, वो थोड़ा बायस्ड होगा। तो इन सबको निकालने के लिए कुछ टेक्निक्स कभी कभी यूज की जाती है। देखते हैं क्या क्या होती है। एक होता है हेडोनिक प्राइसिंग, जिसपे आप एडजस्ट कर सकते हो फॉर प्रोडक्ट क्वालिटी, राइट? फिर टू एड्रेस द बायस फ्रॉम सब्सटीट्यूशन, रिपोर्टिंग एजेंसीज कभी कभार चेन और चेन वेटेड प्राइस इंडेक्स भी यूज करती है, जिसको हम फिशर इंडेक्स बोलते हैं। फिशर इंडेक्स होता कुछ नहीं है, फिशर इंडेक्स एक ज्योमेट्रिक मीन है लास्पेरस और पाशे इंडेक्स का। अभी पाशे इंडेक्स क्या होता है? पाशे इंडेक्स बहुत इजी है। पाशे इंडेक्स मतलब करंट कंजम्पशन वेट्स यूज करता है, बट प्राइसेस बेस पीरियड से लेता है। सो फॉर एग्जांपल एनर्जी, आप 2017 हमारा बेस था, एनर्जी आप 20% को टोटल बास्केट में 20% एनर्जी पे था। 2020 में शायद अभी 15% हो जाएगा अंडर पाशे, बिकॉज अभी आप करंट आप लोग एन एवरेज 15% एनर्जी पे स्पेंड कर रहे हो। बट बेस की प्राइसेस आप 2017 की लोगे, जिस बास्केट में जो वेट था एनर्जी का और बाकी चीजों का, वो आप अभी के हिसाब से करोगे, वो पाशे इंडेक्स हो गया। फिर आप फिशर इंडेक्स कुछ नहीं होगा, बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन होगा लास्पेरेस और पाशे का, राइट? यहाँ पे एक सम दिया गया, आई एम नॉट गोइंग इनटू इट बिकॉज आई बिलीव इट्स वेरी इजी। इन केस इफ यू हैव डाउट लेट मी नो, आई विल डू दैट, बट वी हैव ऑलरेडी डन दिस बिफोर एंड अगेन इट्स वेरी वेरी इजी। अब देखते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं कॉस्ट पुश और डिमांड पुश इन्फ्लेशन में। जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट, आई विल बी बैक इन 2 minutes. चलो देखते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है। एज द नेम सजेस्ट, इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज कॉस्ट बढ़ गया है, राइट? जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन, राइट? और एज द अदर नेम सजेस्ट, डिमांड पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्या हो रहा है? डिमांड पकड़ के खींच रहा है भाव को ऊपर, प्राइसेस को ऊपर, राइट? यहाँ पे कॉस्ट नीचे से पुश कर रहा है, यहाँ पे डिमांड ऊपर से खींच रहा है। डिमांड बढ़ने की वजह से बढ़ गया है, नाम से ही आपको समझ जाना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है, राइट? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट बढ़ जाता है, राइट? कुछ वजह से कॉस्ट बढ़ जाता है, शायद पेट्रोल के भाव बढ़ गए, जस्ट मिनट, पेट्रोल के भाव बढ़ गए, या वेजेस बढ़ गए, एक्सटर्नल शॉक, कुछ के कारण से कॉस्ट बढ़ जाता है। इस वजह से क्या होगा, आपके जो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर्स को सेम प्राइस पे मार्जिन घट गई, वो कम बनाना शुरू कर देंगे। जैसे हमारे शुभम है, शुभम बोल रहे कि भाई मेरा फैन तो अभी भी 100 रुपए का जा रहा है, बट मेरी कॉस्ट बढ़ गई, तो मैं इस भाव पे ज्यादा नहीं बना पाऊंगा, राइट? तो आपकी जो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई जो हमारी एस आर ए एस 0 था, वो घट के यहाँ आ जाएगा SRS A1,
राइट, शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स लेफ्ट। जब वो शिफ्ट होता है टूवर्ड्स लेफ्ट, तब क्या होगा, ऑब्वियसली ये हमारा पोटेंशियल जीडीपी है, इससे नीचे आ जाएगा, भाव बढ़ चुके हैं, एट दैट पर्टिकुलर लेवल भाव बढ़ चुके हैं। अब होगा क्या, अब इसके बाद होगा क्या, इसके बाद ये होगा कि भाई भाव बढ़ गए हैं, बट यू नो डिमांड को ठीक से मीट नहीं कर पा रहे हैं, पोटेंशियल जीडीपी के नीचे काम कर रहे हैं, तो क्या चाहिए, तो समझो शुभम इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द इंडस्ट्री एंड एवरीथिंग। शुभम को पूछेंगे शुभम क्या चाहिए, बनाओ ना यार प्रॉपर पहले की तरह। शुभम बोलेगा भाई आप मेरी 20 रुपए का एक फैन पे मैं कमाता था, अब पहले 80 रुपए का मेरा बनता था, 100 रुपए में बेचता था, और अब 90 रुपए हो गए मेरी कॉस्टिंग, अब मुझे वापस 20 की मार्जिन दो, उसके लिए आपको भाव बढ़ाने पड़ेंगे। तो फिर से भाव बढ़ेंगे, राइट, P2 की तरफ जाएगा, और आपका तब जाके आपकी व्हाट यू कॉल डिमांड और सप्लाई मीट होगी on your at a level where it's kind of near about or equal to your potential GDP. Again, now labor, again let's look at labor thing. लेबर आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट फैक्टर होता है। तो वेज पुश इन्फ्लेशन जब लेबर की कॉस्ट की वजह से बढ़ता है तो उसको वेज पुश्ड इन्फ्लेशन बोलते हैं, राइट। नाउ अब आपका अपवर्ड प्रेशर वेजेस पे ज्यादा होने का चांस होता है जब सिक्लिकल एम्प्लॉयमेंट लो होती है, बट जब सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट लो होती है, बट वो तभी भी हो सकता है जब सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, बिकॉज हर इंडिविजुअल का एक डिफरेंट टाइप और क्वालिटी होता है हर सेगमेंट का। तो इन्हें आपको भली आपके पास आपको टेक्नीशियन या इंजीनियर्स चाहिए, बट आपके पास शायद होंगे नहीं, इतने मार्केट में अवेलेबल होंगे नहीं, राइट। सो ये आपका एज अ रिजल्ट नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ऑल्सो कॉल्ड एज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कैन बी हायर देन द रेट एसोसिएटेड विद एब्सेंस ऑफ cyclical unemployment. ये बेसिकली दिस इज बिकॉज ऑफ द मिसमैच इन स्किल सेट, राइट। नाउ अगेन एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि मैं जब बोल रहा हूँ वेजेस बढ़ गए एक्सेट्रा, इट हैज टू बी सीन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी। वी ऑलरेडी डिस्कस दिस बिफोर कि भाई वो बंदा अगर 10% ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहा है, अगर उसने कोई ट्रेनिंग ली है तो उसकी वेजेस 10% बढ़ भी गई ना, तो एक्चुअल में आपका इन्फ्लेशन नहीं बढ़ना चाहिए, बिकॉज आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई, राइट। तो आपको वेजेस और बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी अगर देखना है तो आप यूनिट लेबर कॉस्ट की बात करो, जो रेशियो होता है टोटल उनका पर आवर का कॉम्पनसेशन क्या है डिवाइडेड बाय द आउटपुट यूनिट्स पर आवर। अगर आउटपुट यूनिट्स भी 10% बढ़े हैं और वेजेस भी 10% बढ़े तो आपको यूनिट लेबर कॉस्ट नहीं बढ़ा है, राइट। नाउ और एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इन्फ्लेशन का, वेज इन्फ्लेशन का, वो होता है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। अगर किसी वर्कर को लगता है कि भाई फ्यूचर के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं 10%, तो अपनी वेज रेट भी उसी हिसाब से बढ़ा देगा, राइट। तो वो भी एक फैक्टर होता है वेज रेट इन्फ्लेशन में। और एक एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन का अगर आपको निकालना है कि भाई मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इन्फ्लेशन का, तो आप यील्ड डिफरेंस निकाल सकते हो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स में और सिमिलरली नॉन इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड बॉन्ड्स, क्योंकि वो जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली इन्वेस्टर्स का कॉम्पेंसेशन होता है इन्फ्लेशन के लिए। तो मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है बॉन्ड मार्केट इन्फ्लेशन का, वो आप इन दोनों के डिफरेंस, ये जो यील्ड का डिफरेंस है उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो। लेट्स कम डाउन टू द नेक्स्ट वन विच इज योर डिमांड पुल इन्फ्लेशन। किस वजह से अगर आपकी डिमांड बढ़ गई, अगर समझो गवर्नमेंट ने आपका स्पेंडिंग बढ़ा दिया या कुछ और कारण से सेंट्रल बैंक ने रेट्स घटा दिए XYZ और डिमांड बढ़ गई, तो क्या होगा। जब डिमांड बढ़ जाएगी आपकी AD0, that is your aggregate demand curve, shifts to the left. It becomes AD1. Now what has happened is, because it's shifted to the left, now you are producing more than your potential GDP, the prices have gone up at this levels, right? But क्या हो रहा है, आप ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हो क्या रहा था कि फैक्ट्रीज ने वर्कर्स हायर नहीं किए और ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। वो as you know it's a little bit of stickiness, but this is not sustainable over a period of time. Wages again will go up, right? Unit cost will again go up and they will go to P2 levels. At P2 levels, again it will settle at somewhere around those levels, right? And a potential GDP will again be the GDP levels will be again near potential GDP, but what will end up happening is your prices will go up to P2. This is your demand pull
inflation, right? This is your demand pull inflation. अब इसमें इकोनॉमिस्ट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की भी बात करते हैं. अब अगर समझो किसी ने बोल दिया कि सर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स कम क्यों नहीं किए जाती, अगर इकोनॉमी बढ़ती है तो उसको तो कम किए जाना चाहिए. अगर सेंट्रल बैंक अननेसेसरीली रेट्स कम करेगी या मनी सप्लाई बढ़ाएगी तो शॉर्ट रन में क्या होगा कि शॉर्ट रन में नो डाउट जीडीपी 0 से जीडीपी 1 की तरफ चल जाएगी, बट लॉन्ग रन में क्या होगा, फिर से वो जीडीपी नॉर्मल लॉन्ग रन एग्रीगेट जो पोटेंशियल जीडीपी उसी लेवल पे आएगी और नेट नेट रिजल्ट ये होगा कि भाव बढ़ गए. गेटिंग इट? नेट नेट रिजल्ट ये होगा कि भाव बढ़ गए, प्राइस लेवल बढ़ गए, इन्फ्लेशन बढ़ गया, बट जीडीपी उसी लेवल्स पे है. बस एक शॉर्ट रन बम्प आएगा बट वो फिर से एडजस्टमेंट उसी तरीके से हो जाएगा. राइट, तो इससे कोई फायदा होगा नहीं. राइट नाउ कैपेसिटी इकोनॉमिस्ट बहुत बार कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का जो नंबर होता है आपकी इंडस्ट्री का वो यूज करते हैं तो इंडिकेट करने के लिए कि भाई डिमांड पुल इन्फ्लेशन कितना रहेगा. राइट, अगर हायर रेट ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है तो ये बोलते हैं कि भाई इंडस्ट्री इज प्रोड्यूसिंग ओवर एंड अबव देयर पोटेंशियल जीडीपी. राइट, और इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ेगा. राइट, और अगर स्लैक है, अगर स्लैक है कैपेसिटी में फिर भी तो ऑब्वियसली वो पोटेंशियल से ज्यादा गए नहीं है, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा नहीं. राइट, the impact on output is the key difference between demand pull and cost push effects. The demand pull effects effect increases the GDP about full employment GDP, while the cost push inflation a decrease in aggregate supply initially decreases GDP. तो ये फर्क होता है दोनों में, प्लीज इसको मार्क कर दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. राइट, फिर हमारे तीन तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, एक होता है लीडिंग, एक होता है कोइंसिडेंट और तीसरा होता है लैगिंग. लीडिंग क्या होता है कि लीडिंग बोलता है कि पहले वो इंडिकेटर बदलता है और उसके बाद हमको बिजनेस साइकिल में इफेक्ट दिखता है. राइट, वो पहले ही हमको बता देता है कि साइकिल किस तरफ जा रहा है. कोइंसिडेंट साइकिल के साथ साथ चलता है, जैसे साइकिल जा रही है वैसे वैसे वो जा रहा है. और लैगिंग का क्या होता है कि पहले साइकिल बदलती है फिर वो इंडिकेटर बदलता है. राइट, जब तक ऑलरेडी कुछ बदल चुका है, वो अगर वो इंडिकेटर दिखा रहा है कि भाई इकोनॉमी में अपटिक है बट ऑलरेडी इकोनॉमी में अपटिक हो गई है, वो लैगिंग इंडिकेटर है. ये तीन फर्क होते हैं आपके लीडिंग, कोइंसिडेंट और लैगिंग में. आपने देखा होगा कि भाई इन्वेंट्री टू सेल्स जो हमने डिस्कस किया वो लैगिंग इंडिकेटर है, चेंज इन यूनिट लेबर कॉस्ट लैगिंग इंडिकेटर है, लोन्स लैगिंग इंडिकेटर है, चेंजेस इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लैगिंग इंडिकेटर है, रेशियो ऑफ कंज्यूमर इंस्टॉलमेंट डेट टू इनकम लैगिंग इंडिकेटर है. उसी तरह कुछ कुछ लीडिंग इंडिकेटर्स भी होते हैं. राइट, जैसे नए ऑर्डर्स वगैरह वगैरह, बिल्डिंग परमिट्स फॉर न्यू हाउस, इक्विटी मार्केट जो फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं XYZ. बहुत सारे बॉडीज इंटरनेशनल जो प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स. अब एक एनालिस्ट क्या करेगा अगर उसको बिजनेस साइकिल स्टडी करना है, वो किसी एक इंडिकेटर को लेके प्रेडिक्शन करेगा तो डिफिकल्ट है और रॉन्ग जाएगा. उसको सबको एक साथ लेके मिसमैच समझ के एक कंक्लूजन पे आना है. राइट, उसको सभी एक साथ देखना है, देन ओनली देन ही कैन कम ऑन टू एन कंक्लूजन टू से वेयर इज द साइकिल एंड हाउ थिंग्स आर एट ए पर्टिकुलर पार्ट. राइट, उसको इन एक क्लासिफिकेशंस भी समझना चाहिए. राइट, और एग्जैक्टली जैसे बोला गया वैसे नहीं होता है, थोड़ा सा इधर उधर होता है, वो सब्जेक्टिव एलिमेंट आ जाता है और वो एक्सपीरियंस के साथ इंसान सीखता है. राइट, so we are done with this chapter. We are kind of done with this chapter. We'll do currency next. This was a brief run up to this chapter. This is a very easy chapter, nothing big deal here. We've already discussed this. I discussed the important points here. In case if you have any questions, do let me know. I'll take that again. We'll do currency after this. Any questions? You can ping me on WhatsApp if you have any questions. Chalo, we'll end the session here today. Have a great new year. Bye guys, take care. Yes, नए साल पे मिलेंगे. चलो, bye.